नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास होने वाली है। यानी कि अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो यूनिट 2 का आएगा। और अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा हम लोगों ने इससे पहले डायग्नोस्टिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, पहला था वो, और ये दूसरा है। तो इसके बारे में ये पढ़ते हैं। उपचारात्मक क्रिया, प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन। निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती हैं। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। जैसे कि डॉक्टर है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो चेकअप करवाता है, मतलब जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन टेस्ट करवाता है। उसके बाद से जो रिजल्ट आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती है, उस बेसिस पे वो क्या अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो सेम यही चीज़ है, जब टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को देखता है, एनालाइज करता है कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या इसको नहीं आता है, क्या इसका मतलब किस सब्जेक्ट में ये बहुत तेज है, किस में बहुत वीक है। उसके बाद से वो क्या करता है, उस हिसाब से अपने टीचिंग प्रोसेस को वो चेंज करता है, इन्हेंस करता है, मतलब उसमें जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको पढ़ाता है। ठीक है। तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान मतलब एक्सपीरियंस, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। वही सेकंड उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, तो इसको देख लेते हैं एक बार, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। Prescriptive function from the diagnostic point of view, many shortcomings of the students come before the teacher. In remedial activities, it is seen that how to overcome those shortcomings and how to fulfill the purpose of teaching to bring about the desired change in the students। ठीक है। टीचर्स एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान, नेचर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अवेलेबल टीचर्स एड्स etc एक्सेट्रा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, जो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो क्या क्या है। प्रायर नॉलेज, टीचर्स एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ स्टूडेंट, अवेलेबल टीचिंग एड्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए, ताकि बट स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से क्या कर पाए, अच्छे से वो अपना समझ पाए, जो चीज़ उसको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से वो क्या ग्रैब कर पाए। ठीक है। थर्ड है मूल्यांकन क्रिया, इवेल्युएटिंग फंक्शन। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में अवांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि आपका टेस्ट, जैसे कि कोई आपका टेस्ट लेता है, तो वो क्या करता है, पहले कोई क्वेश्चन मतलब कोई चैप्टर होता है वो पढ़ाता है, उसके बाद से आपका टेस्ट लेता है, ताकि पता चलता है कि आपने कितना परसेंट, मतलब मान सपोज करिए आपको 100% पढ़ा दिया गया है और टेस्ट में आप 60% नंबर लाते हैं, तो इसका मतलब आपको वो सिलेबस का जो पोर्शन है वो सिर्फ आपको 60% समझ में आया है। तो ये एवल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, वो आप मूल्यांकन किया जाता है, आपका एवल्यूएट होता है कि आप कितना पढ़ पाए हो, कितना समझ पाए हो। ठीक है। सेम चीज है इवेल्युएटिंग फंक्शन, इवेल्युएटिव फंक्शन। इट इज नोन एज द these activities where whether there has been a desired change in the behavior of the students or not, it is described later in the chapter under the evaluation system। ठीक है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के मुख्य दो तरीके हैं। देखते हैं पहले कौन कौन से तरीके हैं वो। ठीक है। पहला है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। दूसरा है गैग्रे और ब्रिग्स द्वारा किया गया वर्गीकरण, गैग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। पहले देख लेते हैं ब्लूम के द्वारा शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम 1956 के अनुसार, ठीक है, शिक्षण या अनुदेशात्मक शिक्षक उद्देश्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिनको आंग्ल भाषा में 3H भी कहा जाता है। यानी कि हेड, हर्ट, हैंड। एच, 3H का मतलब एक का हो गया हैंड, एक का हो गया हर्ट,
और एक का हो गया हेड। ठीक है, यानी हर्ड, हेड, हर्ड, हैंड। हर्ड, हेड का मतलब ज्ञानात्मक होगा, हर्ट का मतलब भावनात्मक होगा, और हैंड का मतलब मनोसंचालित होगा, मतलब जो हाथों से किया जाए, फिजिकली हो जाएगा। हर्ट का मतलब भावात्मक, मतलब उसको भावनाओं में बताना। ज्ञानात्मक, जो दिमाग से सोच के बताना। इन सब चीज़ों को इसने क्या किया, बताया है। इसको 3H का नियम भी बोलते हैं, रूल ऑफ 3H। ठीक है, तो देखते हैं इसको, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। हम्म, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दीज आर टू मेन वेज क्लासिफाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, सेकंड गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, मतलब 1956 में ये दिया था इन्होंने। Teaching or instructional objectives are divided into three categories, which are also called 3H of English language. मतलब फर्स्ट कौन सा था, हेड था, सेकंड हर्ट, थर्ड हैंड। ठीक है, देखिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और ये है साइकोमोटर। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। क्रिएटिंग में क्या आ जाएगा, ब्लॉगिंग आ जाएगा, फिल्मिंग आ जाएगा, पोस्ट कास्टिंग आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टिंग आ जाएगा। इवेल्युएटिंग में क्या आ जाएगा, ग्रेडिंग आ जाएगा, टेस्टिंग आ जाएगा, पोजीशनिंग आ जाएगा। ठीक है, मॉडरेटिंग आ जाएगा, एनालाइजिंग में माइंड मैपिंग आ जाएगा, सर्वेइंग आ जाएगा, लिंकिंग आ जाएगा, और वैलिडेटिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसके क्या है, नियम है। इसने किसने बताया है, ब्लूम ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब उसमें से काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। मैंने बहुत, क्या बोलते हैं इसको, अच्छे से समझाने के लिए, ताकि एक बार आप लोग समझ जाए तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने बहुत पिक्चर के साथ में लेकर आया हूँ। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, हेड में क्या क्या से हो सकती है। 3H का ही इसको ब्लूम्स का नियम है। ठीक है, ब्लूम्स का नियम है, ये 3H का नियम है। ठीक है, तो इसमें हेड आ गया, हैंड आ गया, और हर्ट आ गया। ठीक है, हेड में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, एनालिसिस, फीडबैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स। और हैंड में क्या होगा, फिजिकल एबिलिटी, फिटनेस लेवल, कॉम्पिटिटिव, टेक्निक, टैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर्ट में कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रिस्पेक्ट, रेसिलाइस, एफर्ट, और कॉन्फिडेंस। ठीक है, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, यह एक बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। देख लेते हैं वो 6 स्तर कौन कौन से हैं। ज्ञान, नॉलेज, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। सेकंड है बोध, कॉम्प्रिहेंशन, यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। थर्ड है उपयोग, एप्लीकेशन, यह अमूर्त भावात्मक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाने जाने से संबंधित है। फोर्थ है विश्लेषण, एनालिसिस, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। ठीक है, फिफ्थ है संश्लेषण, सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित, कंबाइन करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। विलोम का मतलब एंटोनिम। ठीक है, देख लेते हैं। सिक्स है, सिक्स मतलब लास्ट। ठीक है, लास्ट मतलब इसमें किसने, ज्ञानात्मक क्षेत्र के ये क्या, कुछ 6 स्तरों में बांटा गया है, और ये लास्ट है मूल्यांकन, इवेल्यूशन। ठीक है, इवेल्युएशन। ठीक है, यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। ठीक, अब उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। कॉग्निटिव डोमेन इज it deals with the development of intellectual ability. This domain is divided into 6 levels. First, knowledge. It is basically related to remembering information or material. अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले जब क्लास मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने कौन कौन सी थर्ड लेवल बताए थे। सबसे लो
लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, ठीक है, लो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, और सबसे हाई लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, ये अब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखता हूँ कितने लोगों को याद है। ठीक है। सेकंड, comprehension. This level is related to the ability to understand the meaning of the material. Third है application. It is concerned with the bringing abstract or emotional knowledge into tangible or practical form. Fourth है analysis. To divide the received information into components in such a way that its meaning can be understood properly. Fifth है synthesis. It is basically about the combining the components of so that a holistic approach is developed. This level is also considered an antonym of analysis level. ठीक है। Six है evaluation. It is the decision made regarding the evaluation of the method and the material used for the particular purpose. ठीक है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित हैं, कौन कौन से? आग्रहण, रिसीविंग, सुनने की इच्छा। सेकंड है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, यह सहभागिता की इच्छा। थर्ड, आकलन, वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, इसका महत्व समझना। चौथा है संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग। पांचवा है निरूपण, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। Affective domain, the domain mainly includes attitude, motivation, student participation in the learning process, knowing the importance of what we learn and values like discipline in life, how to incorporate etc. This includes the following level, कौन कौन से? Receiving, willingness to listen; responding, willingness to participate; third, valuing, what is the importance of what we are learning; fourth, organizing; fifth, characterization। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसको हम मनोवैज्ञानात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर पर वर्णित है। कौन कौन से वो 5 स्तर हैं? प्रतिरूपता, इमिटेशन, इसमें किसी कुशल व्यक्ति या विद्यार्थी के कौशल को यथारूप से अपनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। सेकंड है कार्य साधन या हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास से बढ़े। थर्ड है परिशुद्धता, प्रेसिशन, अक्सर यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। ठीक है, ये एक दोहा है। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, एट्रिकुलेशन, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। पांचवा प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन, इसमें कौशल को आत्मसात आत्म साक्षात किया जाता है। और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, एडॉप्ट, संशोधित करना, मॉडिफाई, नई तकनीकी को नियत मतलब डिजाइन करना आदि गुणों को सिखाता है। ठीक, वही सेम चीज इंग्लिश में है इसके। साइकोमोटर डोमेन, we can also call it psychomotor domain. Psychomotor or functional domain, it mainly deals with the equation of technical skill. The following 5 level of instructional objectives are described within the mind driven learning area. First, imitation. In this an attempt is made to adopt the skill of a skilled person or learner as it is। ठीक है। सेकेंड है मैनिपुलेशन, अ लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट विथ मशीनरी, इक्विपमेंट्स etc so as to increase confidence। थर्ड है प्रिसिएशन, इट इज
often said that by doing practice there is no Sujan. Doing the same work over and over again brings improvement and purity. Fourth, articulation. This also depends on continuous practice. Fifth, neutralization. It in this skill is imbibed and learner learns the qualities of adopting, modifying, designing new technique etc. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि जो ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं, तो ये फर्स्ट ये बताई गई थी 1956 में, और इसको मॉडिफाई किया गया, मतलब इसमें नया सिस्टम जो लाया गया वो 2001 में लाया गया। तो इसमें देखिए स्तर जितने भी लेवल्स हैं उसको कैसे कैसे इसमें बदल दिया गया है, या कैसे कैसे सेम चीज़ है। नॉलेज को किस में, रिमेंबर में, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड में, अप्लीकेशन अप्लाई में, एनालिसिस एनालाइज में, सिंथेसिस एवोल्यूशन। देखिए सिंथेसिस का इसमें देख लीजिए, सिंथेसिस को क्या कर दिया गया है, ऊपर कर दिया गया है, मतलब इसका लेवल ऊपर कर दिया गया है। एक सिंथेसिस को क्या कर दिया गया है, क्रिएट में, इवेल्युएशन को कर दिया गया इवेल्युएट में। ठीक है, समझ, अगर जो आपको इसमें थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यानी ये जो चीज़ें हैं ये कैसे कन्वर्ट हुई, ये क्योंकि ये बहुत ये 1956 में था, और ये 2001 में। 1956 में इन्होंने क्या, ब्लूम ने ये जो सिद्धांत दिया था, और ये जो है उसको नया मॉडिफाई, क्योंकि जो हमारा शिक्षण है वो क्या हमेशा, मतलब हर सोसाइटी सोशल और पॉलिटिकल चीज पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें ये मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, वर्ष 2001 में एंडरसन और कर्तुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जैसे कि मैंने बताया आपको, जिसके अनुसार ज्ञान को साँचने का परिणाम माना गया। सॉरी, ये सोचने का होगा, सोचने का परिणाम माना गया। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द का संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्तवुल के अनुसार ज्ञान के चार आयाम हैं। कौन कौन से, तथ्यात्मक, वैचारिक और प्रतिक्रियात्मक और मेटाकॉग्निटिव। ठीक है, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान को हम ज्ञान का ज्ञान भी कह सकते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की जाए का ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उसको ज्ञान, यानी ज्ञान का ज्ञान। ठीक है, देखते हैं इसको, इसका इंग्लिश देख लेते हैं। In 2001, Ederson and the Cartwell made some modification to the Bloom's classification according to which knowledge is considered the result of thinking. He laid more emphasis on the use of word understanding in place of understanding and the word creativity in place of synthesis. According to the Ederson and Cartwell, there are four dimensions of knowledge. कौन कौन से, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रोसेडुरल नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। गैग्रे और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल, यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु को सिद्ध होते हैं। ठीक है, सेकंड है ज्ञानात्मक रणनीतियां, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण स्तर और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। ठीक है, थर्ड है मौखिक सूचना, ओरल इंफॉर्मेशन। यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। ठीक है, फोर्थ है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मोटर स्किल। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क तंत्रिका प्रणाली और स्वायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। ठीक है, पांचवा है मनोदृष्टि, एटीट्यूड। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है, मनोदृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट है सेम चीज, अब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा, देख लेते हैं। Agne and Brisk classification of teaching is
teaching and instructional objectives according to this classification. Teaching objectives are divided into the following categories. First, intellectual skill. These skills prove to important in solving a problem, learning concept, and learning rules. Second, cognitive strategies. It involves methods of techniques and develop one's own learning memory and thinking skills. ठीक है, नेक्स्ट है। थर्ड है इसमें oral information. It refers to organizing the knowledge acquired by an individual. Fourth है motor skill. Under this, when the brain, nerve system and the nerve system work together, then how to harmonize them. ठीक है, सामंजस्य, हार्मोनाइज मतलब सामन क्या बोलते हैं उसको, सामंजस्य बैठाना। ठीक है। फिफ्थ है एटीट्यूड। इट एक्सप्रेसेस द इनर और मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन। तो ये रहा आज का लेक्चर। और ये जो टीचिंग एटीट्यूड है जो हमारा, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये इसका दी एंड हो गया। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको इसके सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, जिसका फॉर्मेशन जैसे यूजीसी नेट में आता है, तो वो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दिए। और नेक्स्ट जो यूनिट होगा वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए